बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जानी रहमत बिल्लाह सलाम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के बारे में, जिसे हम ईएसआर भी कहते हैं। अच्छा, एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेटल डाउन होना, नीचे बैठना, और रेट का मतलब होता है वो रफ्तार जिस रफ्तार से रेड ब्लड सेल जो है वो नीचे बैठते हैं, सेटल डाउन होते हैं। अब पहले बात करते हैं सेडिमेंटेशन क्या होती है। तो किसी भी एंटीकोएगुलेंट की प्रेजेंस में, एंटीकोएगुलेंट क्या होता है? एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो खून को जमने से बचाता है। किसी एंटीकोएगुलेंट की प्रेजेंस में खून का, सॉरी, रेड ब्लड सेल का नीचे बैठना, तह में बैठना ब्लड सैंपल में से, इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। फॉर एग्जांपल, हम एक ब्लड सैंपल लेते हैं, बॉडी से ब्लड सैंपल लेके अब उसको हम सेटल होने के लिए रख दें, तो सेटल होने के बाद जब मतलब थोड़ी देर के लिए रख दें, तो उसके बाद जो रेड ब्लड सेल नीचे तह में बैठना स्टार्ट हो जाएंगे और ऊपर क्या रह जाएगा? प्लाज्मा रह जाएगा। ठीक है। अब सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है कि रेड ब्लड सेल का ब्लड के सैंपल से तह में बैठना, सेटल डाउन होना, किसकी मौजूदगी में? एंटीकोएगुलेंट की मौजूदगी में। अब हम एंटीकोएगुलेंट क्यों डालते हैं? एंटीकोएगुलेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो खून को जमने से बचाता है। अब अगर हम ब्लड को निकालें, बॉडी से निकालें, तो वो ब्लड क्या होगा? थोड़ी देर के बाद जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं? ब्लड टेस्ट करने के लिए उसमें एंटीकोएगुलेंट डालते हैं। एंटीकोएगुलेंट क्या करता है? ब्लड को जमने नहीं देता। जब ब्लड जमता नहीं है तो हमारे आरबीसी अच्छे से सेटल होके अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली काफ़ी सारे एंटीकोएगुलेंट इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एक जो एंटीकोएगुलेंट इस्तेमाल होता है वो ईडीटी भी होता है, अ, जो इस्तेमाल होता है ब्लड को क्लॉटिंग से बचाने के लिए। अब एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का क्या मतलब है? सेडिमेंटेशन का मतलब होता है तह में बैठना, एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसीज का, और रेट का मतलब होता है वो रफ्तार जिस रफ्तार के साथ या जिस स्पीड के साथ आरबीसीज जो होते हैं वो तह में बैठते हैं, उसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब आरबीसीज तह में क्यों बैठते हैं? अब हमारा ब्लड मुश्तमिल होता है ब्लड सेल्स पे और प्लाज्मा पे। ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, और दूसरी चीज उसमें मौजूद होती है प्लाज्मा। अब रेड ब्लड सेल तय में इसलिए बैठते हैं क्योंकि रेड ब्लड सेल प्लाज्मा की निस्बत थोड़े वजनी होते हैं, हैवियर होते हैं, इसलिए रेड ब्लड सेल तय में बैठ जाते हैं और प्लाज्मा ऊपर ही मौजूद रहता है। अब ईएसआर हमारी बॉडी में ज्यादा कब होगा? ज्यादा से मुराद है कि रेड ब्लड सेल नीचे जल्दी बैठेंगे। ठीक है। ईएसआर ज्यादा होने से मुराद है कि रेड ब्लड सेल तय में जल्दी बैठेंगे। ज्यादा कब होगा? जब हमारी बॉडी में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन होगा, तब हमारी बॉडी के अंदर ईएसआर की अमाउंट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, यानी ईएसआर जल्दी सेटल डाउन कर जाएंगे। अब डिफरेंट मेथड इस्तेमाल होते हैं ईएसआर को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें एक वेस्टर ग्रीन मेथड और एक विंट्रॉप मेथड इस्तेमाल होता है। यहाँ पे उन्होंने नॉर्मल अमाउंट बताई हुई है कि किस मेथड से हम अगर रेड ब्लड सेल को टेस्ट करें तो क्या क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। तो मोस्टली ये जो टेस्ट किया जाता है, ये मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, ये 1 घंटे के अकॉर्डिंग किए जाते हैं कि 1 घंटे में कितने आरबीसीज जो है वो सेटल डाउन हो रहे हैं। वेस्टर्न ग्रीन मेथड के हिसाब से बात करें तो मेल्स में ईएसआर की वैल्यू होती है 5 से 10 मिलीमीटर। हमारे पास एक ईएसआर ट्यूब होती है, उस ईएसआर ट्यूब के अंदर हम ब्लड सैंपल लेते हैं, उसमें एंटीकोएगुलेंट डालते हैं और उस ईएसआर ट्यूब में डाल के उसे ईएसआर स्टैंड के साथ रख देते हैं। अब 1 घंटे के लिए जब हम रख देते हैं, उस एएसआर ट्यूब के ऊपर रीडिंग्स लिखी होती हैं। 1 घंटे के बाद जब हम उसे चेक करते हैं तो रेड ब्लड सेल्स नीचे बैठ गए होते हैं और ऊपर प्लाज्मा येलो कलर में मौजूद होता है। तो मेल के अंदर फिर हम उसकी वो वैल्यू देखते हैं कि कितनी वैल्यू पे हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं और 1 घंटे में कितने सेटल डाउन हुए हैं। तो मेल्स में 5 से 10 मिलीमीटर होते हैं, फीमेल्स में 10 से 15 मिलीमीटर जो है वो आरबीसी ईएसआर की वैल्यू होती है। अच्छा, फीमेल की बॉडी में ईएसआर ज्यादा क्यों होता है? हालांकि हमने देखा कि आरबीसी जो होते हैं वो मेल की बॉडी में ज्यादा होती हैं और फीमेल की बॉडी में कम होते हैं, लेकिन ईएसआर की वैल्यू फीमेल की बॉडी में ज्यादा होती है। वो क्यों? क्योंकि फीमेल में दो फैटी हार्मोन्स मौजूद होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इन दो फैटी हार्मोन्स की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? फैट्स क्या करते हैं? रेड ब्लड सेल्स को आपस में जोड़ते हैं। मतलब आपस में जब वो जोड़ेंगे तो एक चीज जो अकेली पहले सेटल डाउन हो रही है, बाद में उसमें फैट्स की मौजूदगी की वजह से वो फैट उन दोनों चीजों को आपस में जोड़े, वो हैवी हो जाएंगे और ज्यादा जल्दी नीचे बैठेंगे। ठीक है। तो इसलिए फीमेल की बॉडी के अंदर ईएसआर की वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल। विंट्रॉप मेथड में मेल की बॉडी में ईएसआर 0 to 10 मिलीमीटर होता है 1 घंटे में। ठीक है। और फीमेल की बॉडी में 10 से 15 मिलीमीटर होता है।
अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ईएसआर को ज़्यादा करते हैं, यानी ईएसआर के रेट को बढ़ाते हैं? 1 घंटे से पहले कह लो कि यहाँ जल्दी जो ईएस रेड ब्लड सेल्स जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, किस वजह से बैठते हैं? मुख्तलिफ कंडीशंस हो सकती है। सबसे पहले कंडीशन है इंक्रीज फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन जो होती है ये क्लॉटिंग प्रोटीन होती है जो क्लॉटिंग करवाती है। तो ये फिब्रिनोजिन प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगी, रेड ब्लड सेल्स को आपस में मिलाएगी, क्लॉट बनाएगी, उनको एक दूसरे के साथ मिलाएगी। जब रेड ब्लड सेल आपस में मिलेंगे तो वो हैवी हो जाएंगे और वो जल्दी नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर इंक्रीज राउलेक्स फॉर्मेशन। राउलेक्स फॉर्मेशन का मतलब है जब रेड ब्लड सेल्स एक चेन की फॉर्म में एक दूसरे के साथ मिलेंगे तब भी उनका वजन ज्यादा हो जाएगा और वो इजीली बैठना, जल्दी बैठना स्टार्ट हो जाएंगे। अब राउलेक्स की मिसाल ले लें कि कॉइन्स ले लें, सिक्के ले लें, उनको एक दूसरे के ऊपर अगर आप लगाते जाएं तो वो एक राउलेक्स स्ट्रक्चर बना रहा होता है। इसी तरीके से आरबीसीज क्या होते हैं, एक चेन की फॉर्म में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, उसे कहते हैं राउलेक्स फॉर्मेशन। तो अगर राउलेक्स फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो ईएसआरपी ज्यादा होगी, यानी आरबीसीज जल्दी सेटल डाउन कर जाएंगे। टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा क्यों होता है? बुखार जब हमें होगा, नॉर्मल जो है 98.6 फ़ारेनहाइट जो है बॉडी का टेम्परेचर है, लेकिन जब हमें बुखार होता है तब क्या होता है, कोई पायरोजन, कोई बुखार फैलाने वाला जो जानदार है वो हमारी बॉडी में आ रहा है, तो उसने हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाया है। तो बेसिकली इन्फेक्शियस एजेंट आ रहा है हमारी बॉडी में, तो उस इन्फेक्शन एजेंट की मौजूदगी की वजह से भी ईएसआर क्या हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने पे ईएसआर भी ज़्यादा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, फैट ज़्यादा होगी, उस केस में हमारी ईएसआर बढ़ जाएगा। अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन ज़्यादा होगी, ईएसआर बढ़ जाएगा। एक्यूट इन्फेक्शन जो हुआ है, लेकिन अब भी हुआ है, लेकिन स्वेयर इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से भी ईएसआर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? इन्फेक्शन के केस में भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी में इंटर हुआ है, जिसकी वजह से ईएसआर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो ईएसआर ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़मीन के भी मुख्तलिफ हिस्सों पे, मुख्तलिफ जगहों पे ईएसआर ग्रेविटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ पे ईएसआर की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी। प्रेगनेंसी के केस में ईएसआर ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के केस में फिब्रिनोजिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। अब फिब्रिनोजिन जो थी क्लॉटिंग प्रोटीन थी, फिब्रिनोजिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से रेड ब्लड सेल्स आपस में मिलेंगे, जुड़ेंगे और ईएसआर ज़्यादा हो जाएगा। ओल्डर एजेस में बॉडी के अंदर जो है वो ईएसआर ज्यादा हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आए होते हैं बॉडी में, उस दौरान भी ईएसआर ज्यादा होगा। एनीमिया, जिसमें खून की कमी होती है, खून की कमी जब होगी, आरबीसीज की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तब भी ईएसआर ज्यादा होगा। अच्छा, तमाम एनीमिया के केस में ईएसआर ज्यादा होगा, सिर्फ एक एनीमिया ऐसा है जिसके केस में ईएसआर कम होगा, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ट्रॉमा, कोई इंजरी हुई है, बर्न हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, उस केस में भी ईएसआर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन हुई है, सोजिश हुई है, उस केस में भी ईएसआर ज्यादा होगा। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के केस में। क्यों? क्योंकि टीबी के केस में भी बॉडी के अंदर टीबी जो बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो बैक्टीरिया की मौजूदगी की वजह से भी ईएसआर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब वो फैक्टर्स जो ईएसआर को कम करते हैं, यानी रेट जो होता है कम हो जाता है, आरबीसी आहिस्ता आहिस्ता सेटल होते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया, जितनी भी किस्म की एनीमिया है उन तमाम एनीमिया में ईएसआर की वैल्यू ज्यादा होती है, मां सिवाय सिकल सेल एनीमिया के। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी टाइप का एनीमिया है जिसमें ईएसआर की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो सिकल सेल एनीमिया। क्यों? क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल की जो शेप होती है वो सिकल लाइक हो जाती है। सिकल मीन दंतात्री जैसी होती है, उस शेप में हो जाती है। तो वो थोड़े हल्के हो जाते हैं, तो जब हल्के हो जाते हैं तो वो सेटल भी आहिस्ता आहिस्ता होंगे। कार्डियक फेलियर, दिल की कोई बीमारी है, हमारा दिल हार्ट फेल हो गया, उसकी वजह से ईएसआर की वैल्यू कम हो जाती है। फिब्रिनोजिनीमिया, देखिए फिब्रिनोजिनीमिया, इनीमिया से मुराद है कमी हो जाना। इसमें क्या होगा, फिब्रिनोजिन की कमी हो जाएगी। फिब्रिनोजिन की कमी हो गई है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन की कमी हो गई है, तो आरबीसीज क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सेटल होंगे। इंक्रीज जीटा पोटेंशियल अमंग आरबीसीज। अच्छा, जीटा पोटेंशियल किसे कहते हैं? दो चीजों के दरमियान में गैप, या दो चीजों को एक दूसरे से, ऐसा पोटेंशियल जो दो चीजों को एक दूसरे से दूर रखता है। यानी आरबीसीज, दो आरबीसीज हैं, दो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके दरमियान में वो फोर्स, वो पोटेंशियल जो उन्हें एक दूसरे से दूर रखता है। जितना ज्यादा जीटा पोटेंशियल होगा उतने आरबीसीज एक दूसरे से दूर होंगे,
और जितने आरबीसी एक दूसरे से दूर होंगे उतना ही वो हल्के होंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठेंगे। जीटा पोटेंशियल कम होगा, आरबीसी एक दूसरे के पास होंगे, आरबीसी एक दूसरे के पास होंगे, वो हैवियर होंगे और वो नीचे जल्दी बैठेंगे। इसलिए जब जीटा पोटेंशियल ज्यादा होता है, यानी आरबीसी को एक दूसरे से दूर रखने की जो फोर्स है, जो पोटेंशियल है, जब वो ज्यादा होता है तो ईएसआर कम हो जाती है। पॉलीसाइथीमिया भी ब्लड की बीमारी है, इसके केस में भी आपका ईएसआर कम हो जाता है, और जब टेम्परेचर कम होगा तो भी ईएसआर कम होगा। अब सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, ईएसआर करवाने की अहमियत क्या है, हम क्यों करवाते हैं, तो दो मकसद के लिए करवाते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पस। डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस क्या होता है, ईएसआर हम इस्तेमाल करते हैं किसी बीमारी की डायग्नोसिस के लिए। हमें नहीं पता कि हमें क्या बीमारी है, कौन सा डिसऑर्डर है, तो किसी बीमारी को तशखीस करने के लिए डॉक्टर ईएसआर करवाते हैं। जब हम ईएसआर करवाते हैं, ईएसआर की वैल्यू कम ज़्यादा आए, तो वो उसे आइडिया हो जाता है कि किसी ना किसी किस्म का कोई कंडीशन है, कोई इन्फेक्शन है बॉडी में। फिर दूसरा होता है प्रोग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। प्रोग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस का मतलब होता है ये अंदाजा लगाना कि क्या मेडिसिन वर्क कर रही है या नहीं कर रही। मतलब डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस में हमने क्या किया, हमने ईएसआर करवाई, ईएसआर करवा के हमें ये इल्म हुआ कि कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है। फिर डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को मेडिसिन देता है, 1 हफ्ते की दे दी, 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की। जब 3 हफ्ते के बाद ये जितना भी डॉक्टर ने जितने अरसे के लिए मेडिसिन दी थी, उसके बाद पेशेंट दोबारा जाता है, तो डॉक्टर उसको दोबारा से ईएसआर करने के लिए देता है। वो किस लिए, कि जब वो ईएसआर करवाएगा, अगर तो ईएसआर की नॉर्मल वैल्यू आई या पहले से थोड़ा फर्क आया, तो वो डॉक्टर ये अंदाजा लगाता है कि हाँ मेडिसिन वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो दो सिग्निफिकेंस इसके होते हैं, एक तो बीमारी को तशखीस करने के लिए, दूसरा उस बीमारी के लिए जो आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो उसको ये चेक करने के लिए कि वो मेडिसिन इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। इसलिए हम इस्तेमाल करते होते हैं ईएसआर टेस्ट। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह।